हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स में। ये रहा हमारा संधि के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये है हमारी संधि वाला टॉपिक। ठीक, तो इसमें हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को, यानी जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग संधि कहते हैं। अब विकार किस प्रकार से है, तो जैसे आपने कहा विद्यालय, क्या वास्तव में ये विद्यालय था? विद्यालय की जगह ये था विद्याधन आलय, यानी पहले हम इसको विद्या आलय कहते थे और विद्या आलय से बना है विद्यालय। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कवीक्षा, तो कवीक्षा हमको क्या कह सकते हैं? कवि धन इच्छा, यानी जिसे हम कहते थे कवि इच्छा वो बन गया कवीक्षा। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? संधि कह रहे हैं, क्योंकि ये जो विकार उत्पन्न हुआ है वो संधि के कारण हुआ है। संधि द्वारा क्या होता है? शब्द रचना की जाती है। शब्द रचना आपका समास के माध्यम से भी होती है और उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द की रचना की जाती है। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो कुल 3 प्रकार की हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग बात करेंगे कि जो स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से ही मैं आपको पूरी जो पढ़ाई कराऊंगा, पूरे जीएस जीके की, हिंदी की, प्रश्न के माध्यम से ही आपके पूरे चैप्टर्स रिवीजन हो जाएंगे, पूरे टॉपिक्स रिवीजन हो जाएंगे। आपको जो थ्योरी की बोरिंग थी, इसी को मैंने कहा था कि एक नया स्ट्रेटजी, यानी सभी अभी तक क्या करते हैं? PYQ के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, आपको वही बोरिंग डेटा देंगे और फिर प्रैक्टिस कराएंगे। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेके आऊँगा और उसके द्वारा जितना डेटा है, जितनी थ्योरी है, वो सब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयार करा दूंगा। तो स्वर संधियाँ कितने प्रकार की हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। अब हम बात करते हैं पहले स्वर संधि क्या होती है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखेंगे स्वर संधि और व्यंजन संधि या विसर्ग संधि में आपके बीच में कन्फ्यूजन होगा। उस कन्फ्यूजन को दूर तभी आप कर पाएंगे जब आप स्वर संधि को समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके जो दोनों हिस्से होते हैं, यानी संधि में आप एक बात और ध्यान दें कि संधि क्या होती है, तो जब आपका क्या होता है, पहला शब्द और अंतिम शब्द, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम जो वर्ण होता है या ध्वनि होती है, और अंतिम शब्द का जो प्रारंभिक आपका ध्वनि होती है, इनके संयोग से संधि का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, पहले शब्द के अंतिम वर्ण ध्वनि से और अंतिम शब्द के प्रारंभिक ध्वनि से संधि का निर्माण होता है। जब ये निर्माण दोनों आपके हिस्से आपके स्वर हों, तब ही आपका क्या होगा? तब आपका स्वर संधि का निर्माण होगा। ध्यान देंगे, इससे संबंधित काफ़ी डाउट वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, आगे जाकर के मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। वीडियो में लगातार आप बने रहें, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। तो ये आपका क्या हो जाते हैं? ऐसी संधि को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं कि अब ये दीर्घ संधि, गुण संधियाँ क्या होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में दीर्घ संधि प्रयोग की गई है? ऑप्शन है आपका महौषधि, फिर गंगोर्मी, सूक्ति और नायक। तो दीर्घ संधि आपकी होती क्या है? जहाँ पर आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और दोनों हिस्से यानी ऋषि और ऋषि मिलकर के, ऋषि प्लस ऋषि मिलकर के ऋषि का निर्माण करते हैं, वो आपकी दीर्घ संधि होती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। दीर्घ संधि का आपका उदाहरण तभी बनेगा जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि का निर्माण हो रहा होगा। यानी आप छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के भी बड़ा आ हो सकता है, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के हो सकता है, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के भी हो सकता है, और यानी छोटा आ प्लस छोटा आ भी हो सकता है, छोटा आ प्लस बड़ा आ हो सकता है, बड़ा आ प्लस छोटा आ सकता है, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ हो सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है, सभी का परिणाम क्या निकलेगा? बड़ा आ ही निकलेगा। इसी प्रकार से ई में हो जाएगा, इसी प्रकार से ऊ में हो जाएगा, और ऋषि में ऋषि प्लस ऋषि मिल करके। तो आप ये ध्यान रखेंगे, दीर्घ संधि वहीं बनेगी जहाँ बड़ा आ या बड़ा ई, बड़ी ऊ और बड़ी यानी ऋषि बन रहा होगा, क्योंकि बड़ी ऋषि को अब हटा दिया गया है तो सिर्फ ऋषि की चर्चा होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं महौषधि में औ बन रहा है, गंगोर्मी में ओ बन रहा है। तो इसी प्रकार से आप इस दोनों को ख़त्म कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखिए, इससे आपका जो एग्ज़ाम में समय बचेगा और एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुँच सकेंगे। ये दोनों खत्म हुए। नायक में आय वाली फीलिंग आ रही है, नायक यानी आय आ रहा है। सूक्ति में आप ध्यान देखें तो बड़ी ऊ का निर्माण हो रहा है, यानी सु आपका क्या बन जाएगा? सूक्ति कैसे बन जाएगा? सु धन उक्ति। ठीक, और इससे आपका क्या हो जाएगा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहा है। इसमें आप देखें सुउक्ति यानी सुंदर उक्ति, इसी तरह सुविचार हो जाएगा। तो जो आपका जो बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है? सुंदर उक्ति बन रही है, सूक्ति बन रही है। कैसे? छोटी ऊ और छोटा ऊ से मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ संधि वाला शब्द कौन है, यानी किस शब्द में दीर्घ संधि का यूज किया गया है। तो आप देखें पुष्पावली,
पुष्पावली कैसे बना है? पुष्प धन अवली, यानी छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम दूसरे में देखते हैं, तो इसमें कवीक्षा कहा गया है, तो कवीक्षा कैसे लिखेंगे? कवि धन इच्छा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि वाला शब्द है, यानी ये दोनों आपके हो गए इसमें। इसी प्रकार से आपका सिंधूर्मी भी हो जाएगा, क्योंकि इस सिंधूर्मी में क्या हो जाता है? सिंधूर्मी में क्या हो जाएगा आपका? सिंधु धन ऊर्मी, यानी ऊ और ऊ मिलकर के बना रहे हैं, तो सिंधूर्मी भी हो जाएगा। तो आपका क्या नहीं होगा? महर्षि नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा दीर्घ संधि वाला शब्द नहीं है, तो ये महर्षि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? अब मैं आपको बताऊं कि गुण संधि का क्या पहचान होती है। तो ए, ओ और उड़ंत मात्रा, ध्यान रखेंगे। अर की जो मात्रा होती है इसे हम अर भी कहते हैं या उड़ंत मात्रा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अर्क लिखा है तो ये उड़ती मात्रा है, कर्क लिखा है तो उड़ती मात्रा है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपका लिखा हुआ है स्वर्ग लिखा है तो ये उड़ती जो मात्रा है, तो ये जो उड़ंत मात्रा होती है ये गुण संधि की पहचान होती है। तो आप यहाँ से कह रहे हैं कौन सा उदाहरण है? ठीक है, सीधे देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया भूर्ध्व, क्योंकि इसमें उड़ती हुई जो मात्रा का यूज किया गया है। क्या ये आंसर सही होगा या इसका कोई आंसर दूसरा होगा? जरा ये भी देखते हैं, क्योंकि हमारा ए, ओ और अ आता है। तो भूर्ध्व कैसे बना है? भूधन ऊर्ध्व से, लेकिन यहाँ तो क्या है? ऊर्ध्व पूरा शब्द खुद ही ले रहा है, इसका मतलब नहीं होगा। देखिए ये आपका बेनिफिट है, जब आप स्वर संधि को ध्यान से पढ़ लेते हैं तब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। भूधन ऊर्ध्व से भूर्ध्व हो जाएगा, फिर आपका मातृ ऋण आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखते हैं? मातृ धन ऋण, तो मातृ ऋण बन जाता है, यानी दोनों में री और री बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, चंद्रोदय। चंद्रोदय कैसे लिखेंगे? चंद्र धन उदय से लिखेंगे, यानी यहाँ पर आप देखें तो आ और ऊ मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर जलौकस में औ की मात्रा आ रही है जो कि इसकी पहचान नहीं होती, तो इसको आप इसके कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि प्रश्न की बात हमें करते हैं, तो इनमें से सदैव किस शब्द में गुण संधि प्रयुक्त नहीं हुई है? इनमें से किस शब्द में, ये सदैव नहीं होगा, सदैव को आप काट दीजिए। इनमें से किस शब्द में गुण संधि प्रयुक्त नहीं हुई है? तो आपका पहला ऑप्शन है सदैव, फिर दूसरा ऑप्शन है नदीस, तीसरा है उपेंद्र और चौथा है वधूत्सव। तो गुण संधि की पहचान होती है ए या ओ आना चाहिए, सदैव में नहीं आएगी, इसमें बड़ी ई आ रही है, उपेंद्र में आ रही है। आप देखें उप धन इंद्र से बन रहा है, आपकी एक ही मात्रा का सृजन हो रहा है। वधूत्सव में वधु धन उत्सव यानी बड़ी ऊ की मात्रा का निर्माण हो रहा है, तो ये आपकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। यहाँ पे आप देखें वृद्धि संधि का निम्न में से किस शब्द में प्रयोग हुआ है? यानी अब वृद्धि संधि की हम बात करते हैं, तो वृद्धि हो रही होगी, यानी ए था ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ था औ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बस यही आपका वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। तो महोत्सव नहीं होगा, फिर पुत्रैषणा हो जाएगा, क्योंकि ए का निर्माण हो रहा है। कैसे बन जाएगा? पुत्र धन ऐषणा से आपका बन जाएगा पुत्रैषणा, ठीक। महेंद्र में बड़ी ई का निर्माण हो रहा है, खत्म। महेंद्र में ए का निर्माण हो रहा है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वृद्धि संधि से संबंधित ये भी है, प्रयोग निम्न में से किस शब्द में नहीं हुआ? यानी 3 में वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ होगा। महोषधि में देखिए औ की मात्रा आ रही, बिल्कुल। मतैक रमेश में देखिए, रमेश में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं ध्यान दें कि किस में नहीं हुआ है, तो इसमें नहीं हुआ है, बाकी मतैक में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। महेश्वर में भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका महेश्वर कह सकते हैं, इसे महेश्वर की जगह महाधन ऐश्वर्य से आपका बना हुआ है, महाधन ऐश्वर्य से बना हुआ है महेश्वर, यानी ये सही शब्द थोड़ा सा हो जाएगा महेश्वर्य। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे महेश्वर, यानी इसमें भी हो जाएगा। किसमें नहीं होगा? आप ये टाइपिंग मिस्टेक से भी ज़्यादा ध्यान इस पर आती थी कि क्या आप उसका निर्माण कर पा रहे हैं। जैसे रमेश है तो रमा धन ईस, रमा धन ईस से बन रहा है, यानी रमेश, ठीक है। तो इसी प्रकार से महेश्वर तो होगा नहीं आपका, रमेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कौन सा यण संधि को सुपरिभाषित करता है? यण संधि को सुपरिभाषित करता है, इसका मतलब यण संधि का उदाहरण होगा। अब यण संधि क्या होती है ये आपके लिए ध्यान जानना बहुत सारी। या है तो यहीं से चालू कर दो, या व रा ला, ये आपके निर्माण होते हैं। या व रा ला, वो भी हलंत में, यानी आधा या आधा वा आधा रा और आधा ला का निर्माण होता है। और कैसे निर्माण होता है? तो ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ऋषि और लृ, इनके द्वारा
यानी ई से या बन जाएगा, ऊ से वा बन जाएगा, ऋषि से रा बन जाएगा और लृ जैसे आपका हलंत वाला यानी आधा ला बन जाएगा। इसके आप ध्यान दें कि इसमें जो मात्रा वाला अक्षर होता है वो मात्रा वाला अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ अत्यल्प कहूँ, ठीक, तो अत्यल्प क्या हो जाएगा, अति धन अल्प। अब इसमें क्या है, ये जो आपका है इन दोनों के बीच में संधि होगी, तो ये जो मात्रा है जिसमें ता में मात्रा लगी है ये आपका क्या हो जाएगा, आधा बन जाएगा। ई और आ मिलकर के या का निर्माण कर देंगे और ये इस प्रकार से आपका अत्यल्प का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम बात करें ऊपरी, ऊपरी और धन उक्त, तो आप देख सकते हैं ऊ प ये आपका उड़ंत मात्रा बन जाएगी, ई और ऊ मिलकर के फिर से या बना देंगे और जो ये उड़ंत मात्रा बन जाएगी, ये ऊ की मात्रा नीचे आ जाएगी और ये उपरयुक्त बन जाएगा। ठीक, ये था आपका इससे संबंधित। अब प्रश्न देखते हैं कौन सा सुपरिभाषित करता है। पवन नहीं करेगा, अति अल्प अभी आपको बताया करेगा, परमौषध में औ की मात्रा है यानी ये भी खत्म, और मायाधीन तो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द को यड़ संधि नहीं माना जाएगा, यानी 3 शब्द होंगे जो यड़ संधि होंगे, एक नहीं होगा। पावक, देखिए अगर ध्यान से तो पावक आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें यड़ संधि वाला कोई गुण नहीं है। या वा रा ला जो बनाते हैं वो उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि इसमें आप जब ध्यान देंगे ना, जो रा बनता है वो कैसा बनता है, वो मात्रा वाला रा बनता है, मात्रा वाला रा बनता है। यानी ये आपका जैसे क्रा लिख रहे हैं, प्रा लिख रहे हैं, त्रा लिख रहे हैं, ये जो रा बनते हैं वो यड़ संधि में बनते हैं ऋषि प्लस आ के संयोग से। तो आपने यड़ संधि में देखा लाकृति बिल्कुल आ जाएगी। लाकृति कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो आपका हो जाएगा लृ प्लस आकृति, ये मिलकर के आपका बन जाएगा लाकृति बन जाएगा। और ये जो मात्रा वाला अक्षर है ये आपका आधा हो जाएगा, बड़ा आ मिलकर के इसको बड़ा कर देगा और इस प्रकार से लाकृति बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संधि नहीं माना जा सकता। तो हाँ, पावक को नहीं माना जाएगा, ये आपकी यड़ संधि का उदाहरण है। सुधन आगत से स्वागत बना होगा, सुधन आगत से आपका क्या है, अब देखें ये मात्रा वाला अक्षर आधा, ऊ और आ मिलकर के वा बना देंगे, क्योंकि आ बड़ा है तो एक और डंडा लग जाएगा और ये इस प्रकार से स्वागत बन जाएंगे, ये भी उदाहरण हो जाएगा। और मातृ ऋण, देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ दिया हुआ है, ये दोनों इसके उदाहरण के आंसर हो जाएंगे, यानी इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। मातृ ऋण भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है और यहाँ पर पावक आपका हो जाएगा अयादि संधि का। तो यहाँ पर मातृ ऋण की जगह पित्राज्ञा होना चाहिए था, तो आपसे क्या हो जाता, आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाते, पितृधन आज्ञा। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पावक और आपके मातृ ऋण इसके उदाहरण नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा शब्द अयादि संधि का उदाहरण है। तो अयादि संधि में क्या आ जाएगा, जहाँ पर अय, आए, आओ, आओ बनता है, ये अय आय आओ ये बनते हैं, वहीं पर अयादि संधि का निर्माण होता है। यानी ऐसे ही आपका ध्यान रखना, ये पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार से यड़ वाले में आप ध्यान देंगे तो यारा लावा का बन जाता है। तो उदाहरण है, तो आप ध्यान देंगे पौ धन अन, यानी पो धन अन से बना हुआ है, यानी ओ की मात्रा और आ मिलकर के औ का निर्माण कर रहे हैं। आओ कैसे बनेगा, जब औ की मात्रा आ जाएगी और आ जाएगा या कोई अन्य स्वर आ जाएगा तब जा कर के आपका क्या जाएगा, आओ बन जाएगा। आय कैसे बनेगा, जब आपका ए और आ मिल जाएंगे तब आय बनेगा, जब ए और आ मिल जाएंगे तब आपका आ का मतलब यहाँ पे अन्य कोई भी स्वर ई और ऊ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ए आओ बनते हैं और ये बनता है। पित्राज्ञा नहीं होगा, हरीश दीर्घ संधि का उदाहरण है और शंकर तो इसका है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयादि संधि ना हो वह शब्द पहचानिए जो अयादि संधि ना हो। यानी पावक, अभी आपने बात की आओ की फीलिंग आ रही है इसमें, यानी ये हो जाएगा। नयन में अय की फीलिंग आ रही है, नयन में ध्यान दें तो अय की फीलिंग आ रही है, यानी ये भी इसका उदाहरण हो जाएगा। विधायक में आय आ रहा है, यानी ये भी इसका उदाहरण हो जाएगा। शब्द पहचानिए जो ना हो, तो सडानन। अब देखिए आप यहाँ पर सडानन में देखें तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। आप पहले नज़र में देखेंगे तो कह देंगे सड और धन आनन, यानी बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ तो निर्माण कर रहे हैं। नहीं जी, ये सडानन नहीं है, आपका स्वर दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं होगा, बल्कि इसको हम लिखेंगे सट धन आनन। यानी जब पहला एक अक्षर व्यंजन और एक अक्षर स्वर हो तब ऐसी स्थिति में जो निर्माण होता है वो व्यंजन संधि का भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये आपका प्रश्न है, निम्न में से वह शब्द कौन सा है जिसमें व्यंजन संधि को सुपरिभाषित करता है, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि व्यंजन संधि क्या होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों व्यंजन होंगे या एक स्वर होगा
और ये तो दोनों व्यंजन होंगे, या फिर एक स्वर और प्लस एक व्यंजन मिलकर के अगर निर्माण कर रहे हैं तो आप व्यंजन संधि, जैसे अभी आपने सडानन देखा था। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो इधर आ जाएगा आपका दिगंबर, पुरोहित, देवर्षि और अति अल्प। तो अति अल्प तो वैसे ही आपका खत्म हो गया। अभी आपने देखा अति धन अल्प करके बनाया हुआ है हमने, और अति अल्प क्या हो जाता है आपका जड़ संधि का उदाहरण। देवर्षि में ये भी देखिए आप उड़ती मात्रा लग रही है, तो आपका ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं पुरोहित, तो पुरोहित आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा ही नहीं, ये आपका कोई उदाहरण यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। दिगंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्यों दिगंबर हो गया, तो आप ध्यान दें, पहला पॉइंट है, रिमेंबर कर लीजिए इस बात को कि जब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं कचट तप। कचट तप को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वाली सीरीज, का खा गा घा अंगा, चा वाली सीरीज, टा वाली सीरीज, ता वाली सीरीज और पा वाली सीरीज। तो ये जो विसर्ग व्यंजन होते हैं, इनके साथ में जब आपका कोई स्वर आ जाता है या फिर तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तब ऐसी स्थिति में जो निर्माण होता है वो व्यंजन संधि का निर्माण हो जाता है। जैसे देखें दिगंबर है, तो दिगंबर को हम लिखेंगे दिक अंबर, यानी दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे को हम दिगंबर कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला ये शब्द जो है देखिए हलंत में लगा है। हलंत का अर्थ ये होता है कि अब ये जो का है इसके बाद में कोई स्वर नहीं है। देखिए जो ये का होता है, ये जो का होता है ये कैसा होता है, ये आपका हलंत वाला का और प्लस आ से मिलके बना होता है। और यदि सिर्फ ये कहा जाए इसका मतलब है कि इसके बाद में कोई स्वर नहीं है। जब हम वर्ण विभाजन करते हैं तब इतनी डिटेल में इसको देखते हैं। तो दिगंबर का अर्थ क्या हुआ, दिक धन अंबर। इसमें आपने देखा कि पहला यानी का आ गया और स्वर आ गया। तो इस प्रकार से जब निर्माण होगा तो उसी वर्ग का, यानी जिस वर्ग का है उसी वर्ग का क्या हो जाता है तीसरा अक्षर, यानी का वर्ग का है तो का वर्ग का तीसरा अक्षर का खा गा गा यानी गा बन जाएगा। इस प्रकार से दिगंबर का हो जाता है। यदि और कोई उदाहरण हम लें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका सडानन ही हमने लिया था, तो सडानन में सट धन आनन। तो अब यहाँ पे आप टा वाली सीरीज देखेंगे तो टा ठा डा, इस कारण से ये डा का निर्माण होता है और सडानन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। किस शब्द में व्यंजन संधि प्रयुक्त नहीं हुई है, यानी 3 शब्द में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई होगी, तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। उद्घाटन, फिर अजंत, यानी 3 में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई होगी, फिर चंद्रोदय और तद्रूप। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करें चंद्रोदय कैसे बना है, चंद्र धन उदय से, यानी ये ओ का निर्माण कर रहा है और ओ का निर्माण कहाँ होता है, गुण संधि में होता है। यानी तो ये तो एक स्वर संधि का उदाहरण हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी 3 आपके आंसर नहीं होंगे। फिर यदि हम बात करें, अब देखिए अजंत कैसे बना होगा, तो अजंत को हम लिख सकते हैं अच धन अंत। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, चा छा जा, उसी वर्ग का तीसरा और ये मिलकर के अजंत का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्यंजन संधि वाला शब्द की पहचान करें। तो आप यहाँ पर देखते हैं वानमय लिखा हुआ है, वानमय, इसके बाद सड़मास लिखा हुआ है, उन्मत्त लिखा हुआ है और सभी लिखा हुआ है। तो आप देखते हैं कि सभी के सभी ही व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। क्या इसका रूल हो जाएगा, तो अभी मैंने आपसे स्पर्श व्यंजन बताया, कचट तप होते हैं, और यदि उनके बाद स्वर या तीसरा चौथा अक्षर की जगह यहाँ पर आप क्या आ जाएँ, अनुस्वार आ जाएँ, अनुस्वार व्यंजन आ जाएँ। अनुस्वार व्यंजन क्या होते हैं, तो आपका अंगा, या, ड़ा, ना, मा, इनमें से कोई भी आ जाएगा, तब जो निर्माण हो जाएगा इसी वर्ग का 5वां अक्षर आ जाएगा। जैसे आपका वानमय है, तो वानमय को आप लिखेंगे वाक धन मय, और ऐसे स्थिति में क्या हुआ, का जो 5वां अक्षर अंगा था उसका हमने यूज कर लिया। फिर यदि आप सड़मास की बात करते हैं, सड़मास की बात करते हैं, तब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सट धन मास। क्यों, इसी जो ड़ा है इसको देख लें किस अक्षर में आता है, टाठा डाठा ड़ा में आता है, तो सट धन मास हो जाएगा। ठीक, उन्मत्त में क्या हो जाएगा, ना किस में आता है, ताथा दाधा ना में आता है, तो उत धन मत हो जाएगा। इस प्रकार से उन्मत्त बन जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। यानी आपके 2 रूल अभी तक आपके पास हो गए। पहला था जब स्पर्श व्यंजन के बाद में आपके कचट तब यानी वो स्वर आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, यारा लावा आ जाए, तब आपका क्या हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। यदि स्पर्श व्यंजन के बाद में अनुस्वार आ जाए तो आपका 5वां अक्षर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यंजन शब्द नहीं है, व्यंजन संधि का शब्द नहीं है। तो यहाँ पे परिच्छेद, आच्छादन, तरुक्षाया और इनमें से कोई नहीं, यानी ये सब के सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ
जो आपका स्वर होता है, इसके बाद में जब छा आ जाता है तब जो निर्माण होता है वो छा के साथ में चा की और बढ़ोतरी हो जाती है। तो इन सब में हुआ है तरु धन छाया और आ धन छादन परि धन छेद, इस तरह से परिच्छेद का निर्माण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे आप, किस शब्द में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, संचय में या घंटा में या स्वयंभू में। तो इन सभी में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। कैसे व्यंजन संधि का, अब ये दूसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि माँ पहले आ जाए और इसके बाद में या तो हमारा कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, यही कचट तप, या फिर दूसरी स्थिति बन जाएगी जब आपका अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए। तो यदि स्पर्श व्यंजन आता है तो अब उसी वर्ग का 5वां अक्षर आपका आंसर हो जाता है। और यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आता है तो जो आपका माँ होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जरा समझते हैं थोड़ा सा, दो एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए आपने लिखा है सम धन कर, तो ये आपका जो बन जाएगा, यानी माँ के बाद में का आया हुआ है ना, तो 5वां अक्षर यानी शंकर इस प्रकार से बन जाएगा, ये शंकर। और इसी को ज़्यादा विधिवत रूप से इस प्रकार से लिख दिया जाता है शंकर। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पर आप ये कर दें शंकर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब देखेंगे, मान लीजिए हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन वाली, तो जैसे लिखा हुआ है संसार, तो संसार कैसे लिख देंगे, सम धन सार। तो ये जो माँ है और अंतस्थ जो आपका ऊष्म व्यंजन है, दोनों मिलकर के अन्य बिंदु का निर्माण कर देते हैं, यही आपका अनुस्वार कहलाता है। ठीक, ये बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो आप देख सकते हैं संतोष, स्वयंवर, संयोग और सभी, तो इसमें भी आपका सभी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें जरा सा, संतोष को यदि आप नोटिस करें तो संतोष कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं सम धन तोष, यही आपको बताना था। ये देखिए माँ और ता यानी कचट तप मिलकर के बने हैं, तब जाकर के उसी वर्ग का जो है 5वां अक्षर बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब आपका संतोष बना, यानी ये क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि के सभी आपके उदाहरण बन जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें तो वधवागमन, वधवागमन कैसे लिखते होंगे, वधु धन आगमन, जैसे मैंने आपको बताया भी था, यड़ संधि में आपको बताया था कि ये जो ऊ की मात्रा वाला है ये शब्द आधा हो जाएगा, ऊ और आ मिलकर के वाह बना देंगे, चूंकि आ बड़ी मात्रा वाला है तो ये आ गया, और इस प्रकार से वधवागमन, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। शेष को देख लेते हैं, तो उज्ज्वल, उज्ज्वल, सज्जन, तो ये कैसे हो जाएंगे, उज्ज्वल कैसे निर्माण हो रहा होगा, जरा ये बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि उज्ज्वल जो है उत धन ज्वल से इसका निर्माण होगा, अर्थात जब ता या दा के बाद में आपका क्या आ जाता है, जा आ जाता है या झा आ जाता है, तो परिवर्तन जा में ही हो जाता है। आप राउंड फिगर ये डायरेक्ट समझें कि ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन संधि प्रयुक्त नहीं हुई है। तो तक्ष शरीर अभी आपको बताया, जिसमें छा के आगे चा बढ़ जाता हो जाता है। फिर तद्वित भी आपका इसी प्रकार हो जाएगा, तद्वित कैसे आपका लिखा जाएगा, तो इसी प्रकार से आप ये हो जाएगा तद धन हित, तब इससे जो बन जाएगा वो तद्वित का निर्माण हो जाएगा। और सत धन चित्त से सच्चित बन जाएगा, तो निरोग आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द व्यंजन संधि से निर्मित शब्द है, तो व्यंजन संधि यानी अभिषेक बिल्कुल हो जाएगा, सुसुप्त भी हो जाएगा, पृष्ठ भी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएंगे। कैसे ये हो जाएंगे, तो जैसे आपका जो यहाँ पर जब स्वर आता है, स्वर के बाद में जब आपका सा आ जाता है तो वो षटकोण वाले स्व में परिवर्तित हो जाता है, अथवा इसके बाद में यदि ता या था आ जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, क्रमशः टा या ठा में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से सुसुप्त और पृष्ठ का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो विसर्ग संधि यदि हम देखते हैं तो इसमें कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है विसर्ग संधि का, निसंदेह, आकृष्ट, अभी आपने देखा ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी आपका ये आंसर हट जाएगा। और कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण, तो निसंदेह हो जाएगा, निशब्द हो जाएगा, दुष्चरित हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रश्न में दिक्कत हुई है, बनाते समय नहीं आएगा। कौन सा विसर्ग संधि का सर्वोत्तम उदाहरण नहीं है, तो आकृष्ट हो जाएगा, जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा। शेष विसर्ग संधि के उदाहरण आ जाएंगे। कैसे निर्माण हो जाएगा, तो जब विसर्ग लिखा होता है, जैसे नी लिखा हुआ है उसके बाद विसर्ग लिखा है, तब जो हमारा है इसके बाद में यदि आपका सा आ जाए या सा आ जाए या फिर ये सा आ जाता है, या फिर इसी प्रकार से आपके कुछ अन्य शब्द आ जाते हैं, चा छा छा वगैरह, चा छा
टा और ठा, तब क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यही शब्द आधे में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी शाह इस तरह से लिखा जाएगा, ये सा लिखा जाएगा और इस प्रकार से सा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहीं आप देखेंगे निसंदेह इसको लिखा जाएगा निधन संदेह, फिर निधन शब्द हो जाएगा, ये निधन शब्द हो जाएगा और ये हो जाएगा दुधन चरित्र, दुष्चरित्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि वाले शब्द की पहचान करें। तो विसर्ग संधि क्या हो जाएगी, जैसे अब इसमें देखें दुधन निवार, तो अब इसमें क्या हो रहा है, दुर्निवार यानी उड़ंत मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक रूल काम करता है। दुर्निवार में क्या हो जाएगा कि जब आपका विसर्ग दिया है और विसर्ग के बाद में कोई तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर अथवा जो यारा लावा हैं, जब ये आ जाते हैं तो आपकी अर बन जाती है, यानी उड़ंत मात्रा का निर्माण हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में पूरे रा का निर्माण होता है। दुर्निवार के साथ में यदि हम निरुपाय की बात करें तो कैसे बन जाएगा, नी धन उपाय। अब आपने देखा कि ये क्या हुआ, नी रहा और ये आपका बन गया रा बन गया और ऊ की मात्रा निरुपाय हो गया। फिर दुरात्मा में भी आप देखेंगे दु धन आत्मा और इस प्रकार से भी बन जाएगा दुरात्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द को विसर्ग संधि माना जाएगा। तो यहाँ पर है, ये आपका निष्कर्म लिखा हुआ है, तो यह हो जाएगा निधन कर्म लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब विसर्ग के बाद में यदि आपका का, खा, पा और फा ये अगर आ जाते हैं तो आपका सा बन जाता है हलंत, यानी आधा सा का निर्माण हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में या, रा, ला, वा आ जाता है या हा आ जाता है तो क्या हो जाता है, ओ की मात्रा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से मनोविकार को हम लोग लिखते हैं मनः धन विकार, यानी आप देख रहे हैं वा आ गया है, फिर निष्कर्म में निधन कर्म आ गया, निष्पाप में निधन पाप आ जाएगा, नी पा वाला शब्द आ जाएगा, तो इसके क्या हो जाएंगे, सब उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये है आपका अंतिम प्रश्न। इसमें देखिए सही शब्द सुमेलित करना है। कौन सा शब्द है, यानी मनोभाव। अभी आपने देखा कि मनोभाव क्या हो जाएगा, मनोभाव आपका विसर्ग उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल। फिर विद्यालय जो है ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, घंटा बिल्कुल ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। और मातृ ऋण यह गया स्वर संधि का उदाहरण। मातृ ऋण कैसे लिखा है अभी आप फिर दोबारा चर्चा करते हैं, मातृधन ऋण यानी ऋषि प्लस ऋषि मिलकर के दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, अगर ये पूछ लिया जाए बहुत टफ लेवल पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मातृ ऋण किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर यदि हम पूछ लें घंटा कैसे बना है, तो अब आप देख रहे होंगे ये ड़ा आ रहा है इसमें, और ये मैंने आपसे आप बताया आप देखना कि किस शब्द से आया है। तो काखा गागा अंगा टाठा डाढ़ा अड़ा से आ रहा है ना, यानी आपका ये उसी से बन जाएगा, यानी ये हो रहा है अन की बिंदी आ रही है ना, तो अन आपका कहाँ आएगा, ये आपका माँ वाले सेक्शन में आ जाएगा, यानी घम धन टा, क्योंकि टा वाले ही में तो आपने अन का यूज किया ना, टा ठा डा ढा अड़ा, इसी का तो आप आधा रूप ले रहे हैं अड़ा को, तो इस प्रकार से ये आपका घंटा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का ये पूरी क्लास, पूरा सेशन जो कि हिंदी में संधि से संबंधित था। जितने भी प्रश्न, जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार के पूछे जाते हैं, सारे के सारे मैंने इसमें आपके सम्मिलित कर लिए, आपको करवा दिए। आशा करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो आपको इसको लाइक कर दीजिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।